जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है शायद मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए। सो वहाँ पे तो हमारे पास इंश्योरेंस है, तो वाई इमरजेंसी फंड्स? आपके पास सर्वाइवल के लिए पैसा अगर नहीं है तो आप इस बात के लिए कौन से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे? मेरी जॉब चली गई है, मेरे को भाई पैसे दे दो क्योंकि मेरी जॉब चली गई है। जब आप अर्न करना शुरू करें तो आप ना पहले इन्वेस्ट ना करें। ऑल्दो हर कोई बोलता है इन्वेस्ट करें, मैं बोलता हूँ आप पहले अपने रिस्क को कवर करें। और रिस्क को कवर करने के लिए पर्सनल फाइनेंस में 3 चीजें हैं। और यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होती है अमाउंट को लेके कि इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए। तो आप इंस्टाग्राम वीडियोस देखेंगे तो 6 महीने का होना चाहिए, राइट। कहाँ नहीं रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आपने अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी, कई लोग आपको सलाह दे सकते हैं कि अरे इमरजेंसी फंड है, आपको अभी छोड़ना चाहिए, जब चाहिए होगा तब देख लेना, अभी के लिए तो उसको लगा दो कहीं पे जहाँ पे रिटर्न कमाए। लालची मत बनो भाई। कि मैंने अर्न करना शुरू करा और मेरे को 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड मेरा आ रहा है कि मेरे को ये क्रिएट करना है, तो अब कैसे, क्या प्रोसेस रहे? मकसद नहीं भूलना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपने लास्ट वाली वीडियो पे बहुत 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 सारा प्यार दिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पे उतना ही प्यार देंगे और आप लोग जो मेरी इज्जत रख लेंगे, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आप जो भी सीखें इस वीडियो से उसके लिए हमें जो है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा है। और सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई जरूर कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि भाई लर्निंग तभी होती है जब आपका बिहेवियर बदलता है। अगर आपका बिहेवियर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब आप लोग जो है वो लर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। और एक बात मैं और बता दूं कि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाता हूं। मेरा खुद का म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है एंड मैं और अच्छा उसको करने की कोशिश कर रहा हूं, सीख भी रहा हूं और सिखा भी रहा हूं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हम लोग जो है अपनी लाइव जो कम्युनिटी है उसका लिंक आपके साथ नीचे शेयर कर देंगे। फर्स्ट क्लास जो है वो बहुत कम प्राइस पे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाकी क्लासेस में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं सीधा और बातचीत करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक क्या है, एक बार वृंदा से पूछ लेते हैं। तो क्या डिस्कशन होने वाला है वृंदा जी आज हमारा? हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी फंड्स के ऊपर। इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। सो आज उसी पे चर्चा रहने वाली है। बिल्कुल ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और ये पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया भी है, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हम इस पर अगर चर्चा करें और हम इस पर डिस्कशन करके किसी की लाइफ में एक छोटा सा बदलाव ला पाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो इमरजेंसी फंड होता क्या है? नाम से ही आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है हमारे पास कि ऐसा फंड जो इमरजेंसीज़ के लिए है, राइट। ऐसा फंड जो आपने उस टाइम के लिए रखा है जब शायद आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और आपके पास पैसा नहीं होगा, राइट। तो वही उसी फंड को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी फंड, राइट। एंड ये हर किसी को मुझे लगता है कि 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास इस वाली क्लास से जो है वो पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। कि और पता है स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि स्कूल में ऐसी स्टोरीज बताई जा रही होती है जहाँ पे एक्चुअली में वो इमरजेंसी फंड ही बता रहे होते हैं, बट उसका एंगल कुछ और हो सकता है, वो लाइफ के किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, बता वो इमरजेंसी फंड के बारे में रहे होते हैं। तो स्कूल में काफ़ी आसान होता है कि आप एक बच्चे के मन में, एक बच्चे के दिमाग में जो है ये बातें अच्छे से जो है वो डाल पाएँ, और तभी वो बच्चा उस पर एक्ट भी कर पाता है। अब 25 साल 30 साल की उम्र में कोई नई चीज़ सीखना और उसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये मैं थोड़ा सा भटक गया था टॉपिक से, बट यस, इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो आपको इमरजेंसी में आपकी हेल्प करता है। एंड वो पैसा है जो आपको गलत डिसीजन लेने से, जो आपको जो है गलतियाँ करने से, स्टॉक मार्केट में गलतियाँ करने से, म्यूचुअल फंड में गलतियाँ करने से, लोन को लेके गलतियाँ करने से, बहुत सारी गलतियों से आपको बचाता है, राइट। बट जैसे इमरजेंसी फंड है, आपने बोला इमरजेंसीज में काम आता है। सो जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है शायद मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए। सो वहाँ पे तो हमारे पास इंश्योरेंस है, तो वाई इमरजेंसी फंड्स? अगेन ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। मेडिकल इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस का भी तो इंश्योरेंस होना चाहिए कि कल को आपको अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है या फिर आपको इंश्योरेंस मिलता है लेकिन कैशलेस नहीं मिलता है, तो आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, राइट। तो अभी थोड़ा ना बोल सकते हैं कि मैंने तो इंश्योरेंस कराया था जी, इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं दे रहे, इलाज रोक दो, इलाज तो करवाना ही है, राइट। तो आपके पास ये बात आपने समझनी है कि इमरजेंसी फंड एक यूज़ केस है उसका, मेडिकल इमरजेंसी, और बहुत सारे तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं, ऐसी इमरजेंसीज हो सकती हैं जिसके लिए आपका इंश्योरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, राइट। अब जॉब नेक्स्ट कब लगेगी, वो 1 महीने में भी लग सकती है, वो 6 महीने में भी लग सकती है, और हम लोग देख रहे हैं कि आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया कि भाई फायर कर दिया भाई हमें ऑफिस से, राइट। अब आपके पास
सर्वाइवल के लिए पैसा अगर नहीं है तो आप इस बात के लिए कौन से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे? मेरी जॉब चली गई है, मेरे को भाई पैसे दे दो क्योंकि मेरी जॉब चली गई है। तो और अगर मैं कहता हूँ इस तरह का इंश्योरेंस हो भी तो भी कहते हैं ना कि भाई आपको सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इंश्योरेंस है वेरी गुड, लेकिन आपके पास इतना पैसा हमेशा पड़ा होना चाहिए कि कहीं से कुछ भी हो जाए तो आप कुछ महीनों के लिए, वो कितने महीने होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे चल के, कि कुछ महीनों के लिए आप लोग जो है वो सेल्फ सर्वाइव कर पाए। राइट। सो मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट में ऑल्दो ये बात बताती हूँ कि मेरे घर पे कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, ऑल्दो आपको पता है। सो मैंने ये इमरजेंसी फंड बहुत अच्छे से देखा है। सो हुआ क्या था कि मेरे डैड हॉस्पिटलाइज हुए, इंश्योरेंस है हमारे पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, एवरीथिंग वाज देयर। आई डोंट नो व्हाई दे सेड कि हम कैशलेस नहीं कर सकते, हमारा टाई अप नहीं है, ऑल्दो उनकी लिस्ट में था वो। सो वी वर लाइक ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वी हैड इमरजेंसी फंड। तो हमने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि यार हम फंड्स कैसे अरेंज करेंगे, क्या होगा, ट्रीटमेंट कराना है नहीं कराना है। ऑल्दो हमारे पास वहाँ पे तो चॉइस भी नहीं थी क्योंकि इट वाज अ हार्ट अटैक, तो इमिजिएटली हमें हेल्प चाहिए थी। वहाँ पे इमरजेंसी मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगा कि ये इमरजेंसी फंड ना होता, सुबह 4 बजे कितना टफ है पैसा अरेंज करना। एग्जैक्टली। और जैसा आपने बताया था, यही इसका सबसे बड़ा यूज़ केस है कि जब आपके परिवार में आपके ऊपर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। और इमरजेंसी की डेफिनेशन में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट। और हम जब मॉर्गन हाउसल की बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है रिस्क इज़ व्हाट यू डोंट सी, राइट। आप बहुत सारे रिस्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कुछ ऐसी होती है जिसके लिए आपने शायद अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 में कोविड आ गया, नो वन वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। तो उस समय आपका इमरजेंसी फंड जो है वो आपको एक कुशन देता है कि ओके कोई बात नहीं, दिक्कतें हैं, एटलीस्ट फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एटलीस्ट फाइनेंशियली आप उस समय के लिए जो है वो डटे रहोगे। और वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, मानो या न मानो, पैसा जो है बहुत बहुत ही बड़ा सपोर्ट होता है। जब वो नहीं होता तो पता चलता है कि भाई क्या उसकी वैल्यू है। हाँ, मतलब कोविड का जो आप एग्जांपल दे रहे हो, वहाँ पे आई थिंक मल्टीपल चीज़ें देखी गई कि इंश्योरेंस होते हुए इंश्योरेंस का अमाउंट एग्जॉस्ट हो गया है, वहाँ पे भी इमरजेंसी फ़ंड काम आ रहा है। बहुत सारे जॉब लॉसेस थी, वहाँ पे भी लोगों ने इमरजेंसी फ़ंड का बहुत इस्तेमाल किया है। एग्जैक्टली। और हम ये किसी भी तरीके से ये मैसेज नहीं दे रहे कि भाई इंश्योरेंस मत करवाओ, कहीं आप ये मैसेज लेके चले जाएं। मैसेज ये है कि इंश्योरेंस करवाओ, लेकिन इंश्योरेंस के साथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप अपना इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर रखना चाहिए। राइट। और कब से ये इमरजेंसी फ़ंड बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए? बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे ही वो अर्न करना शुरू करते हैं तो उनका माइंडसेट ये होता है कि यार मेरे पास अभी क्या इमरजेंसी आ रहे हैं, आई एम मेडिकली फिट, अभी तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाय एनी चांस कुछ जॉब में ऊपर नीचे होता भी है तो आई हैव अदर थिंग्स, मेरे पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को वहाँ पे भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो उस पे आपका क्या कहना है कि कब से इमरजेंसी फंड क्रिएट करना शुरू करना चाहिए? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप अर्न करना शुरू करें तो आप ना पहले इन्वेस्ट ना करें। ऑल्दो हर कोई बोलता है इन्वेस्ट करें, मैं बोलता हूँ आप पहले अपने रिस्क को कवर करें। और रिस्क को कवर करने के लिए पर्सनल फाइनेंस में 3 चीज़ें हैं। वन इज़ योर टर्म इंश्योरेंस, वन इज़ योर मेडिकल इंश्योरेंस, एंड अनदर इज़ योर थर्ड वन इज़ योर इमरजेंसी फंड। जब तक आपकी ये तीनों चीज़ें ना हो, राइट, तब तक आप इन्वेस्ट ना करें। आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो कि आप इमरजेंसी फंड के साथ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर चूज़ करना पड़ जाए कि पहले इमरजेंसी फंड या पहले इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलूँगा पहले आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, राइट। अब कब से करें? जब से आप पैसा कमाना शुरू कर दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास जो मम्मी डैडी का सपोर्ट है, आपके पास जो है वो पहले से आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपको कोई फिक्र नहीं है अपनी, आप अभी इंडिविजुअल हो, शादी नहीं हुई है अभी आपकी। इन एनी केस आप अगर बिल्कुल एकदम वेल सपोर्टेड भी हो तो भी कम से कम 2-3 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास रखिए। आप बार बार देख रहे हैं कि इसमें इमरजेंसी फंड में, इमरजेंसी वर्ड का मतलब ही यही है ना, यू नेवर नो कि क्या होगा, राइट। तो आप हमेशा, अगर आप बिल्कुल एकदम फ्री हैं मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई EMI नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रहा है, तो भी कम से कम 2-3 महीने का पैसा अपने पास आप ऐसा रखिए जो 2-3 महीने का खर्चा आपका निकाल दे। राइट। और यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होती है अमाउंट को लेके कि इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए। मतलब ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट स्टिल क्या अमाउंट सही होता है? तो आप इंस्टाग्राम वीडियोस देखेंगे तो 6 महीने का होना चाहिए, राइट। अगर एक्चुअली मैं एक बात का बहुत बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि पर्सनल फाइनेंस ना एक बहुत ही नुआंस्ड चीज़ है। और आप उसको, अब हम इमरजेंसी फंड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसी ऑडियंस में बैठे हुए किसी व्यक्ति को हो सकता है 2 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए हो, और किसी व्यक्ति को हो सकता है भाई 24 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए हो।
तो आपको इसके लिए एक थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी. यू हैव टू सिट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि भैया देखो मेरा मंथली खर्चा है क्या, जो जाना ही जाना है, जो होना ही होना है. आपकी ग्रॉसरी हो सकती है, आपकी रेंट हो सकती है. अब देखो यहीं से कितना डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है. ग्रॉसरी में भी कोई तो भाई साहब 20 रुपये वाली ब्रेड खा रहा है, 30 रुपये वाली ब्रेड खा रहा है, कोई 200 रुपये वाली ब्रेड खा रहा है. एक बात. दूसरी बात, रेंट. कोई अपने घर में है, कोई रेंट पे है. जो अपने घर में है उसकी ईएमआई होगी लोन की, राइट. और कोई हो सकता है कि लोन फ्री चल रहा है, वो अपने माता पिता के घर में रह रहा है या उसके घर की ईएमआईज वगैरह कंप्लीट हो गई हो. तो आपको पहले बैठ के एक एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी खर्चे हैं जो मेरे होते ही होते हैं. चाहे वो बच्चों की स्कूल फीस है, या वो आपका जैसे मैंने बताया कि रेंट है, या आपकी कोई लोन की ईएमआई है, गाड़ी की लोन की ईएमआई है. इन सबको आप लोग लिखिए और उसको ना इन्फ्लेट कर लीजिए 10-15% से. मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर खर्चा निकल के आ रहा है, सिंप्लिसिटी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये. एक तो 1 लाख बोलते आधे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, गरीबों वाली बात करो, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया. ऐसे नहीं होता भाई. आप लोग बड़ा सोचो, होगा आपका भी 1 लाख रुपये महीने खर्चा होगा, उससे भी ज़्यादा का होगा, चिंता ना करें, राइट. तो प्लीज़ हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना पूरा खर्चा निकाल लो कि इतना खर्चा मेरा होता है, उसे कम से कम 10-15% से इन्फ्लेट कर लो. अगर 1 लाख का एग्जांपल लूँ तो अगर मेरा 1 लाख रुपये महीने का खर्चा है तो मैं उसमें 10-15 हज़ार रुपये और ऐड कर लूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि ये खर्चे में कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ. कभी कभी हम बहुत कुछ कैलकुलेट करते करते कुछ चीज़ें माइंड से रह जाती हैं, राइट. और हर महीने का खर्चा सेम नहीं होता है. यू कैन नॉट से कि हर महीने लाख ही होता है. किसी महीने 1.25 लाख होता होगा, किसी महीने लाख होता होगा, किसी महीने 1.5 लाख होता होगा, और किसी महीने 90,000 होता होगा, राइट. तो आप उसको 10-15% से इन्फ्लेट कर लीजिए. एंड अब आपको एक मल्टीपल चूज़ करना है. मल्टीपल क्या होता है? नाउ यू हैव टू चूज़ कि कितने महीने के लिए आपको अपना खर्चा चाहिए. तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये सोच के चल रहे हैं कि मेरे पास 2 महीने का इमरजेंसी खर्चा है, यानी कुछ भी हो जाए तो 2 महीने तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, अपने सारे खर्चे में कर पाऊंगा. तीसरे महीने में ये हालत ख़राब हो जाएगी. अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, 24 से, डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशंस. जैसे कि मैंने बताया कोई यंगस्टर है, शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हैं, कोई ईएमआई वगैरह नहीं है, कोई मम्मी पापा को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, या मम्मी पापा उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको शायद 2-3 महीने का इमरजेंसी फंड चल जाएगा, राइट. अगर यही फैक्टर्स ऐड करते जाओ, आप मम्मी पापा को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, उनकी स्कूल फीस है, लोन की ईएमआई चल रही है, अब आप समझ रहे हो कि आपको कम से कम 1 साल की स्टेबिलिटी चाहिए आपके हाथ में. क्योंकि जब आपकी इनकम रुकेगी तो सिर्फ आपकी इनकम नहीं रुकेगी, आपके मम्मी पापा की दवाइयाँ रुक जाएगी, आपके बच्चों की स्कूल फीस रुक जाएगी, और अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है. पता नहीं अब आपको जॉब वापस कब मिलेगी, या वो पैसे का इन्फ्लो जो बंद हुआ है वो वापस कब आना शुरू होगा. तो ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, और इसमें कैलकुलेशन यही है कि अपने महीने का खर्चा निकालिए और अपना मल्टीपल ढूंढिए कि आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आपको ढूंढना पड़ेगा. और जब आप ये ढूंढ लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने महीने का आपको इमरजेंसी फंड जो है वो चाहिए होता है. राइट. सो ये इमरजेंसी फ़ंड रखना कहाँ पे चाहिए? बिकॉज जब हम इमरजेंसी फ़ंड रखने की बात करते हैं ना, तो 2-3 ऑप्शंस निकल के आते हैं. सेविंग अकाउंट में ही रख लें, एफडीज बना लें, डेट फंड्स में रखें, गोल्ड ले लें. क्या करना चाहिए? मैं इसमें बहुत सिंपल चीज़ सोचता हूँ. कुछ इमरजेंसी फंड आपके पास कैश में घर पे होना चाहिए, राइट. हो सकता है अगर मैं इसको ऐसे परसेंटेज वाइज बताऊं, अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसे अपने आप भी थोड़ा सा अपने हिसाब से देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी का इमरजेंसी फंड जो है वो 50,000 रुपये महीने के हिसाब से था, उसने 6 महीने का इमरजेंसी फंड 3 लाख रुपये बनाना है, राइट. आई होप 50,000 इंटू 6 3 लाख ही होता है, राइट. 3 लाख रुपये उसने बनाना है, राइट. अच्छा, इस बात के लिए लोग पकड़ लेते हैं, बताओ 50,000 इंटू 6 नहीं आता. अरे यार कैलकुलेटर है भाई, हम यहाँ पे ना रनिंग थॉट्स चल रहे होते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास यहाँ पे कि मैं नंबर लिख के बैठा हूँ. इन जनरल बातचीत कर रहे हैं, ठीक है. चल झूठा. एनीवेज, मुझे क्यों याद आया, मैं बीच में थोड़े से आपको ट्रिविया बता दूं. तो मैं एक मोटर ऑक्टेन नाम से एक चैनल है, रचित यहाँ पे आया हुआ था, इंटरव्यू चल रहा था, पॉडकास्ट चल रहा था. तो मेरे को ना, मैं अचानक से माइंड से स्किप हो गया, वो ग्लव बॉक्स को मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, या तो वो पता नहीं कुछ तो था, मैंने उसको बोल दिया. वो कोई कह रहा है, ये देखो ये है कार एंथुसियास्ट, यही नहीं पता इसको. अरे यार कमाल है यार. और एक तो लोग यूट्यूब पे इतना सिखाते हैं. मेरे को 2-3 ट्रिविया और याद आ गई, मैं बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब ऑडियंस कैसा होता है. नॉट हमारा ऑडियंस लॉन्ग वीडियो का ऑडियंस बहुत अच्छा होता है, शॉर्ट वीडियो का ऑडियंस बड़ा भाई साहब खतरनाक होता है. तो अभी किसी ने प्रणय के चैनल पे वीडियो गई थी फॉर्चून वाली, तो क्या कह रहा है कि कोडियक सबसे, मतलब कोडियक चलाओ, कोडियक बहुत अच्छी है, आपको पता नहीं है स्कॉडा की वैल्यू. मैंने कहा भाई सुपर है भाई मेरे पास भाई. एनीवेज चलिए, तो वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम, खो गए. हाँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ट्रिविया आपको अच्छी लगती तो बताइएगा, मेरे पास बहुत कहानी होती है ऐसी. तो आपके पास अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए का आपका इमरजेंसी फंड है,
मैं चाहूँगा कि आप उसका 10% 15% डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस अपने पास कैश में रखें, कोई बात नहीं। किसी आपको फाइनेंशियल पंडित की सुनने की जरूरत नहीं, हाई इन्फ्लेशन हो गई, खा जाएगा तुम्हारा पैसा। भाई जब घर में ज़रूरत पड़ेगी अचानक से और शायद उस दिन बैंक ना हो या एकदम से आप एनकैश ना कर पाएँ, 20-30 हज़ार रुपये आपके पास हैंडी पड़े होंगे, सो इट इज़ वेरी गुड, राइट। आपको तब समझ आता है कि क्यों रखे हुए थे। और 30,000 पे आपके कोई आप ऐसे आपका कोई खा नहीं जाएगा। 30,000 रुपये अगर आपने घर में रखे हैं तो आप कोई गरीब नहीं हो जाओगे, आपका कोई भाई फाइनेंशियल वेल्थ नहीं टूट जाएगी, कोई कंपाउंडिंग नहीं रुक जाएगी, कोई वॉरेन बफे आके आपको भाई 2-3 लगा नहीं देंगे कि क्या कर रहा है तू, राइट। सो इमरजेंसी फंड थोड़ा सा अपने घर में रखिए। देन इसके बाद आजकल बहुत सारे तरह के सेविंग्स अकाउंट आ गए जिसमें आपको 7-7, 8-8% इंटरेस्ट मिल जाता है। अगेन वो एक थ्रेशोल्ड के बाद मिलता है, तो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। एफडीज़ में आप रख सकते हैं, राइट। आप एफडीज़ के बाद आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। आपका इमरजेंसी फंड बटा होना चाहिए, थोड़ा सा कैश में, थोड़ा सा एफडीज़ में। एफडीज़ में अगर आपको टैक्स परेशान करता है तो लिक्विड फंड्स में, अगर लिक्विड फंड्स में भी आपको टैक्स परेशान करता है तो आप आर्बिट्राज फंड की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ हर बार। क्यों, मैं आपको सारे सबके रीजंस बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा घर में रहेगा, कैश में रहेगा, मैंने बताया लिक्विडिटी रहती है। उसके बाद आपके पास जो है एफडी में उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, एफडी आप ऑनलाइन एफडी आप तुरंत उसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है, आप उसको तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। खासकर अच्छे बैंक्स की बात कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी बैंक्स में कैसे काम होता है। एंड वृंदा को भी मुझे लगता है कि एफडी का एक्सपीरियंस एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सिस, तो वो तो सेविंग बैंक अकाउंट में इमीडिएटली आता है। करंट में अगर है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट द बैंक। तो वो कुछ स्टैम्प चाहिए होती है आपको एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, तो बैंक की जरूरत है। तो एफडी में आप रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है। अब टैक्स आपको, अगर आप सिर्फ टैक्स को डेफर करना चाहते हो, एफडी में क्या है कि टैक्स डेफर नहीं होता, आपके ऊपर हमेशा जो है वो जैसे इंटरेस्ट एक्रू होगा आपके ऊपर जो है वो आपका टैक्स लगा देंगे, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ टैक्स को डेफर करना चाहते हो, आपको रेट से प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको टैक्स देना ही नहीं है अभी के लिए, तो आप फिर लिक्विड फंड्स में रखिए उसको। बट लिक्विड फंड्स में तैयार रहिए कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, राइट। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल कई म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसा कर रहे हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट कई म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसा कर रहे हैं कि एक छोटा अमाउंट आप इमीडिएटली भी निकाल सकते हैं, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए। मैंने ऐसा कभी यूज़ नहीं किया बट मैंने पढ़ा है, कभी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो लोग कभी अपने वेबसाइट पे बैनर वगैरह लगा देते हैं या कुछ उनकी ऐप्स वगैरह में लिखा आता है, तो मैंने वहाँ रीड किया है कि कई लोग इंस्टेंट रिडम्पशन जिसे बोलते हैं, कई लिक्विड फंड में इंस्टेंट रिडम्पशन दे रहे हैं 50,000, 1 लाख रुपये। यस, तो उसका भी एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि लिक्विड फंड में रखा है, इंस्टेंट रिडम्पशन अगर हो जाती है तो नथिंग लाइक इट। देन अगर आप टैक्स को डेफर भी करना चाहते हैं और टैक्स बचाना भी चाहते हैं तो आप अपने इमरजेंसी फंड को मुझे लगता है कि आर्बिट्राज फंड में भी पार्क कर सकते हैं। अगेन प्लीज़ बियर दिस इन माइंड के आपको आर्बिट्राज फंड से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 2 से 3 दिन लग सकते हैं पैसा निकालने में। इसलिए कुछ पैसा कैश में, कुछ पैसा बैंक अकाउंट में, एफडीज और सेविंग्स में भी आप अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, और कुछ पैसा जो आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला 10-15% कैश में रख लिया आपने, आप उसके बाद 30-40% जो है वो बैंक एफडीज में, सेविंग्स अकाउंट में और ऐसी जगहों पे रख सकते हो जहाँ से क्विकली एक्सेसिबल हो, राइट। और उसके बाद वाला पैसा जो है आप लिक्विड फंड में और आर्बिट्राज फंड में डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि भाई आपको टैक्स सिर्फ डेफर करना है या टैक्स डेफर करके आपको टैक्स के रेट्स भी कम लगवाने अपने ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप चूज़ कर सकते हैं किसके अंदर आपने जाना है। और वहाँ पे वो पैसा पड़ा रहेगा, पड़ा रहने के साथ साथ 6-7% आपको वो ग्रो करता रहेगा, आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप निकालेंगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके लिए ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे समझ आते हैं। और एक बात मैं और भी बोलना चाहता हूँ, शायद आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। कहाँ नहीं रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आपने अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में नहीं रखना है, इक्विटी वाले एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में नहीं रखना है, इवन इंडेक्स फंड में भी नहीं रखना है, राइट। कई लोग आपको सलाह दे सकते हैं कि अरे इमरजेंसी फंड है, आपको अभी छोड़ना चाहिए, जब चाहिए होगा तब देख लेना, अभी के लिए तो उसको लगा दो कहीं पे जहाँ पे रिटर्न कमाए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि बहुत ज़्यादा ये चलता है कि रिटर्न नहीं मिल रहा, अगर आप एफडीज वगैरह में रख रहे हो तो यू आर लूजिंग द अमाउंट, तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आप रिटर्न भी अर्न कर पाओ। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ पे आपको रिटर्न नहीं कमाना है, राइट। लालची मत बनो भाई। इमरजेंसी फंड हर चीज़ का ना एक पर्पस है। जैसे यही बात है, यही गलती हम इंश्योरेंस में करते हैं कि हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। यहाँ हम इमरजेंसी फंड और रिटर्न को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हर पैसे का एक मकसद है और उस पैसे को उसी मकसद के लिए जो हमने यूटिलाइज करना है, मकसद नहीं भूलना है भाईजान, बस मकसद नहीं भूलना, राइट। ये मीम टेम्पलेट है बहुत बड़ा। तो मकसद नहीं भूलना है भाई अपने पैसे का किसी भी हाल में। और इक्विटीज़ में मत लगाइए,
चाहे आपको कोई कितना ही ज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति आके क्यों ना कह रहा हो, अरे ये पैसा ज़रूरी थोड़ा, ये तो 3-4 साल बाद चाहिए होगा, अभी कहाँ चाहिए होगा, अभी कहाँ से तबीयत खराब होने वाली है, अभी कुछ होने नहीं वाला है। अरे भाई इमरजेंसी हो सकता है आपको घर के, आपकी तबीयत खराब ना हो, आपके घर में अचानक से कोई बहुत बड़ा रिपेयर कराना पड़ जाए आपको, राइट। मैं तो बल्कि ऑडियंस से बोलूँगा कमेंट बॉक्स में बताएं आपके घर में किस किस प्रकार की आपने इमरजेंसीज देखी हैं, राइट, अदर देन दी मेडिकल इमरजेंसी, और किस किस प्रकार की इमरजेंसी आपने देखी है, राइट। तो प्लीज़ इस पर रिटर्न ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिए। इवन जो कुछ आजकल ऐसे भी फंड आ गए हैं कि इक्विटी सेविंग्स फंड, राइट, बहुत ये चीज़ें बहुत वॉलेटाइल होती हैं। आपको नहीं पता कि भाई आपका पैसा, सोचो इमरजेंसी में पैसा चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इसका, कोविड वाला एग्जांपल फिर से लेके आते हैं। अगर आपने इमरजेंसी फंड का पैसा आपने स्टॉक मार्केट में डाल रखा होता और 23 मार्च 2020 होती, आपकी जॉब जाती, आपको पैसा चाहिए था, स्टॉक मार्केट 60% डाउन थी, 60 नहीं शायद 40% डाउन थी। इट वाज ऑन आई थिंक 7800 पॉइंट्स में निफ्टी चल रहा था, 12,000 से भाग के आया था वहाँ पे, राइट। तो आपको 40% 50% जो भी वॉट एवर द परसेंटेजेस, उस समय आप पैसा निकालते स्टॉक मार्केट से, तो आपके इमरजेंसी फंड तो भाई साहब बर्बाद हो चुका होता। यानी आपने अगर 10 महीने का रखा होता तो आपको कितने का मिलता, 6 महीने का वापस मिलता वहाँ पे, राइट। सो इट्स ऑलवेज बेटर, इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि भाई आप अपने इमरजेंसी फंड को सेफ जगह पे, सेफ एंड सिक्योर एंड एक्सेसिबल, सेफ एंड एक्सेसिबल, ये दो आपके पैरामीटर होने चाहिए जब आप इमरजेंसी फंड्स की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ना मैंने एक और गलती देखी है जो लोग करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे स्टार्टेड अर्निंग, उन्होंने सोचा कि हमारा खर्चा 20,000 रुपीज़ अ मंथ है और 6 महीने का हम लेके चलते हैं कि इमरजेंसी फंड बना रहे हैं। 1,20,000 रुपये का उन्होंने इमरजेंसी फंड बनाया, बट यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए, हमारी सिचुएशन पूरी चेंज हो गई, शायद से शादी हो गई या कुछ भी हो गया XYZ, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। और मैंने ये एक्चुअली देखा है कि इमरजेंसी फंड को कोई फिर सोच नहीं रहा होता कि उसका क्या किया जाए, राइट। कह तो रहा हूँ ये बेचारा सबसे इग्नोर्ड एस्पेक्ट है पर्सनल फाइनेंस का। ये गलती पता है हम SIP में भी करते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जॉब लगी 5,000 की SIP कर दी, सैलरी बढ़ती जा रही है SIP नहीं बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है SIP नहीं बढ़ा रहे हैं। और सेम गलती हम लोग इमरजेंसी फंड के साथ भी करते हैं कि भाई इमरजेंसी फंड, पहले वही 1,20,000 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो सोचा था तब हमारा 20,000 महीने का खर्चा था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, EMI चल रही हैं, पेरेंट्स पहले डिपेंडेंट नहीं थे वो डिपेंडेंट हो गए, राइट। आपने कभी उसको रिव्यू ही नहीं किया। तो प्लीज़ इसे मैं बोल सकता हूँ कि प्लीज़ टॉप अप योर इमरजेंसी फंड, अपने इमरजेंसी फंड को ज़रूर टॉप अप करें। आपका इमरजेंसी फंड आपके करंट लाइफस्टाइल के खर्चों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि आपके पास्ट लाइफस्टाइल के खर्चों के हिसाब से होना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं तो आपको अपने इमरजेंसी फंड को जो है वो ज़रूर एक बार मेरे हिसाब से टॉपअप जो है वो कर लेना चाहिए, राइट। अब मेरे को सारी चीज़ें पता है, मेरे को ये पता है कि इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट है, मेरे को बनाना है, अमाउंट डिसाइड हो गया, बट अब इसे बनाने का प्रोसेस क्या रहना चाहिए, कैसे मैं बिल्ड करूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैंने अर्न करना शुरू करा और मेरे को 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड मेरा आ रहा है कि मेरे को ये क्रिएट करना है, तो अब कैसे क्या प्रोसेस रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है क्यों? क्योंकि लोगों को ना यही एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें पता नहीं होती। थ्योरी तो हमने सारी डिस्कस कर दी। अब अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 वाले हैं आप, या फिर आप 50,000 वाले हैं, आप 1 लाख वाले हैं, कोई भी हैं आप, राइट। आपने अपना इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। आपने अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, एक्सपेंसेस को आपने एक मल्टीपल से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अब आपके केस में मान लो 2 लाख रुपए का आपको इमरजेंसी फंड चाहिए। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड कोई बनाना चाह रहा है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये महीना है। अब आपने पहले देखना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो। इमरजेंसी फंड से पहले मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए अपना, उससे पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए अपना, राइट। अब आपके पास ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं आपके पास। अब आप महीने का, लेटेस्ट से आप कह रहे थे कि मैं 10,000 रुपये सेव करूँगा, मैं 50,000 रुपये महीने की मेरी जो है वो इनकम है, और मैं उसमें से 10,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया है सेव करने के लिए, 20% लिया है। ये किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, अगेन बहुत सारी सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, कोई रेंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब इस 10,000 रुपये महीने को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 1, आप या तो पहले अपने इमरजेंसी फंड पे ध्यान दीजिए, आपको 20 महीने लगेंगे, 10,000 रुपये पर मंथ जोड़ेंगे आप, तो आपका 12 महीने में 1,20,000 हो जाएगा, और आप 8 महीने जोड़ेंगे, आपका 2 लाख रुपये जुड़ जाएगा, राइट। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ करनी है, तो आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके म्यूचुअल फंड की SIP जा रही है, 5,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में जा रहे हैं, राइट। उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि शुरू के कुछ महीने, शुरू के कुछ मंथ्स में आप अपने इमरजेंसी फंड को दे दीजिए सारा पैसा, लेट इट बिल्ड। आप
6 महीने पूरा 60,000 रुपये इकट्ठा करके 10,000 रुपये जो आप सेव कर रहे हैं एक जगह पे रख दीजिए, एंड फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि 5-5 हज़ार कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कुछ पैसा आपके पास जो है वो इकट्ठा हो गया होगा। राइट, एटलीस्ट कुछ चीज़ें बन गई आपके। यस, तो ये अगेन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर कोई बचा ही 4-5 हज़ार रुपये महीना 4-5 हज़ार रुपये महीने बचा पा रहे हैं, मैं बोलूँगा भाई पहले इमरजेंसी फंड बना लो ज़रा जल्दी से। राइट। और एक चीज़ इसमें हर बार जो मैं बोलता हूँ, जो लोगों को समझ नहीं आती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, भाई अपनी एक्टिव इनकम भी बढ़ाने के बारे में सोचो। राइट, आप और वो नहीं बढ़ेगी ना तो आप पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो, और वो बढ़ेगी ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती जाएंगी। तो अपना एक्टिव इनकम भी आप बढ़ाने के बारे में सोचें। उससे क्या होगा कि अगले साल आपकी अगर सैलरी ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगा सेव करने के लिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बढ़ी हुई इनकम का एक बड़ा पोर्शन आप सेव करेंगे, उड़ाएंगे नहीं उसे, और अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में आग नहीं लगा देंगे। राइट, तो उससे आप थोड़ा और जल्दी अपना इमरजेंसी फंड का टारगेट अचीव कर पाएंगे, आपकी सेविंग्स थोड़ी जल्दी हो पाएंगी। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, ये जो 20 महीने मैंने बोला, ये सुन के बहुत बड़ा लगता है कि यार 20 महीने, लगभग 2 साल का समय मैं इमरजेंसी फंड बनाने में निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन ये बड़ा नहीं है। मेरी एज 40 साल होने वाली है, तो 40 साल कहाँ निकल गए पता भी नहीं चला। राइट, तो 20 महीने तो निकल ही जाएंगे, पक्की बात है भाई। तो प्लीज़ आप शुरुआत कीजिए। और देखिए, ये सब बातें जो हम यहाँ पे देते हैं ना, ये सिर्फ एक हिंट होता है, एक आइडिया होता है। अल्टीमेटली यू नो योर फाइनेंस बेटर देन अस, यू नो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यू नो कि आप कितना सेव कर पाओगे, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ बचा पाओगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है वो एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप डिसाइड कीजिए कि पर मंथ आप जो है कितना पैसा जोड़ना शुरू करेंगे इमरजेंसी फंड के लिए। प्रायोरिटी आपकी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 3 साल में SIP कर लूँ फिर मैं इमरजेंसी फंड बना लूँगा। पहले आप 3 साल या तो सिर्फ इमरजेंसी फंड में लगा दो, या इमरजेंसी फंड प्लस SIP में लगा दो, लेकिन पहले SIP नहीं, पहले आपकी म्यूचुअल फंड वाली SIP नहीं, पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड जो है क्रिएट करना चाहिए। राइट। एक बात मैं बीच में और बोलना चाहूँगा इमरजेंसी फंड के बारे में, कि इमरजेंसी फंड जो है ना, एक बहुत बड़ा बेस बनता है। किस चीज़ के लिए बहुत बड़ा बेस बनता है? कि आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? एक व्यक्ति फ्री माइंड से जब इन्वेस्ट करता है ना, तो ही वो अपने इन्वेस्टमेंट को समय दे पाता है ग्रो करने का। अगर उसे स्ट्रेस रहेगा हर बार कि भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा और जो है मुझे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, तो वो कभी ढंग से खुल के इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आप ये भी मानिए कि इमरजेंसी फंड आपके जो बहुत बड़ी आप बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं ना, जो बहुत बड़ा कॉर्पस आप क्रिएट करने की सोच रहे हैं, जो बहुत बड़ा आप जो है फाइनेंशियल रिटायरमेंट, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रहे हैं, उसका बेस है, उसकी फाउंडेशन है आपका इमरजेंसी फंड। तो ये भी एक एंगल है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन एज वेल, यानी उसका अपना रोल है। मैं ये बात मुझे कैसे पता चली? जब मैं जनरल पब्लिक से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो दे ऑलवेज टेल मी कि मैं स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता, कहीं मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कम तो नहीं हो जाएंगे। तो अगर आप इमरजेंसी फंड बना के रखेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में खुल के एकदम आराम से जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, और आपको बिल्कुल भी कोई भी डर जो है वो नहीं लगेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है जो मुझे लगता है कि सबको माइंड में रखना चाहिए। सो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ मैं यहाँ पे। जब आप एक्टिव इनकम की बात कर रहे थे ना, तो मेरे को लास्ट वीडियो का एक कमेंट याद आ गया था एक्टिव इनकम से रिलेटेड। तो एक सब्सक्राइबर ने या व्यूअर ने लिखा हुआ था कि आपने जो कॉर्पस बनाया है, जो आप अपना कॉर्पस बता रहे थे उस वीडियो में, तो जो आपने बनाया है, आपने इन्वेस्टिंग कुछ नहीं करी है, आपने अपनी एक्टिव इनकम ही बढ़ाने में मतलब सारा एफर्ट मारा है, और वही चीज़ें हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? तो भाई कोई गुनाह कर दिया क्या? एक्चुअली मैं तो अभी भी मानता हूँ मेरे इन्वेस्टिंग ईयर्स चल रहे हैं। राइट। मैं अभी मानता हूँ कि मेरी वो उम्र चल रही है जिस उम्र में मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, और उस बहुत पैसे को मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। एंड आई एम लकी कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हमेशा मेरे रिटर्न अमाउंट से बड़ा नज़र आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितना लोग समझ रहे होंगे, कितना नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को एनकैश करूँ। राइट। वो मैं आज से 15 साल 20 साल बाद सोचूंगा, और तब तक मैं जितना जोड़ पा रहा हूँ मेरे लिए उतना अच्छा है, और तब तक शायद कभी भी मेरी रिटर्न मेरे इन्वेस्टमेंट को ऊपर नहीं निकलेंगे। सोचो मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने क्वांटम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे रिटर्न्स जो हैं हमेशा पीछे रहेंगे। हाँ, जिस दिन मैं इन्वेस्ट करना छोड़ूंगा, आज से 10-15 साल बाद, तब मुझे ऐसा नहीं कि तब तक रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, अभी भी रिटर्न्स करोड़ में है, राइट, बट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी कर रखी है मैंने। तो आज से 10-15 साल बाद जब 2-3 साइकिल्स जा चुकी होंगी मार्केट की,
तब तो बस मैं बस सोच के खुशी हो सकता हूँ कि क्या बढ़िया चीज़ें हो रही होंगी, राइट। Right. एंड फिर भी मैंने इमरजेंसी फंड बना रखा है, राइट। मैं ये वापस ले आऊँ टॉपिक पे कि इतना कॉर्पस करने के बाद या इतनी एक्टिव इनकम के बाद मैंने इमरजेंसी फंड अपने पास रखा हुआ है कि मुझे पता है कि इतने पैसे यहाँ पे रखे हुए हैं कि कल को कुछ हो जाए तो मेरा 1.5-2 साल का खर्चा चल सकता है, Right. ये बोलने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को, एक जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उनसे बात ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क in this world is to understand the personality of other person, the real thing he wants to convey. आप अपने घर में बैठे हुए लोगों को नहीं समझ पाते हो यार, आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत, इस पे कभी अलग से मैं डिस्कशन करूंगा। आपको नहीं पता मैंने और कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है अदर देन इक्विटी, आपको नहीं पता मेरा लाइफस्टाइल भी आप शायद बहुत अच्छे तरह से नहीं जानते हो, राइट। ऑनेस्टली अदर देन दी कार्स मेरा और कोई ऐसा बड़ा खर्चा है ही नहीं, राइट। और गाड़ियों पे भी मैं बोलूँगा मैं लग्जरी गाड़ियाँ नहीं खरीदता हूँ, राइट। मैं अपने फ़न के लिए कार्स खरीदता हूँ। तो मैं हर चीज़, अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इमरजेंसी फंड के लिए या कंजर्वेटिव होने के लिए, तो मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ इसलिए गाइड कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो भी ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास एक्टिव इनकम अच्छी है, बिल्कुल है जी, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस बात को, मेरी एक्टिव इनकम अच्छी है। एंड कई लोग ये भी बोलते हैं कि कोर्सेज बेच के पैसे कमाए हैं। तो आप जो डॉक्टर होगा वो कैसे पैसे, डॉक्टर जूते पॉलिश करके पैसे कमाएगा क्या भाई? डॉक्टर ऑपरेशन करके पैसे कमाएगा, लॉयर केस करके पैसे लगा, टीचर कैसे पैसे कमाएगा? टीचर पढ़ा के पैसे कमाएगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं, आप अगर आईटी में हैं तो भाई आप आईटी सेक्टर में जॉब करके आईटी सेक्टर का स्टार्टअप बना के आईटी सेक्टर में बिजनेस बना के पैसे कमाएंगे। आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा कमाएंगे। तो आप, सबसे पहली बात मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि बात चलिए, जब कोई किसी के प्रोफेशन पे सवाल उठाता है, वो सबसे, मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, सबसे निचले दर्जे का काम कर रहा होता है जब कोई किसी के प्रोफेशन पे सवाल उठता है। क्योंकि हर कोई, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, हर कोई जो सही व्यक्ति है ना, अपने प्रोफेशन में बहुत मेहनत कर रहा है, वो हार्ट एंड सोल पोर कर रहा है अपने प्रोफेशन के अंदर, राइट। तो आप जब भी किसी के प्रोफेशन के बारे में सवाल उठाते हैं ना, मुझे पता है कुछ लोग हैं, देखो कुछ लोग गलत होंगे, लेकिन आप अगर किसी का बैकग्राउंड बिना जाने, किसी का आप हिस्ट्री बिना समझे, किसी के आप करंट एफर्ट्स को बिना समझे आप उसके प्रोफेशन में सवाल उठाएंगे, आप एक बहुत ही, आप मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे निचले दर्जे का काम कर रहे हैं आप, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, राइट। तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ मत कीजिए, सही नहीं लगता। और दूसरी बात भाई, मेरा भी इन्वेस्टिंग फेज चल रहा है। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास सही समय पे सही पैसा था, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अभी भी ठीक ठाक मैं अर्न कर रहा हूँ। और मैं वो सारा पैसा, मेरा जितना भी पैसा बचता है ना मेरे ऑफिस के खर्चों के बाद, और जो थोड़ी बहुत मैं लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, राइट, कार्स हो गए और शायद थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग हो गया, इसके अलावा मेरा जितना भी पैसा बचता है ना, मैं सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ, राइट। तो मेरे पास इन्वेस्टिंग सरप्लस बहुत सारा होता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए वो कॉर्पस जो है अभी इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट बढ़ता जा रहा है, राइट। और रिटर्न वाला अमाउंट तो 12% से ही बढ़ना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट भाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा है। किसी पॉडकास्ट में ज़रूर डिस्क्लोज करूंगा कि व्हाट इज़ द पर मंथ अमाउंट आई एम इन्वेस्टिंग। इवन अगर आपने ग्रो का पॉडकास्ट देखा तो मैं उसको भी एक्सीड कर गया हूँ अब, राइट। तो वो मेरे रिटर्न्स उतने बन ही नहीं सकते एटलीस्ट अभी के लिए कि वो मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बीट कर दें, राइट। एंड यहाँ पे एक बात मैं और बोलता हूँ, बहुत, ये पता नहीं लोग इसको कैसे समझेंगे कैसे नहीं समझेंगे। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पता है आप कहाँ कर सकते हो? मेरी फेवरेट एसेट क्लास है इक्विटी, लेकिन उससे भी ज़्यादा फेवरेट है मेरी एक चीज़, और वो है अपने ऊपर। तो आप अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कीजिए। मैंने किया अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट भाई, आज मैं उसके, आज जो मेरी एक्टिव इनकम है ना, एक्चुअली में ये भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट इनकम ही है, जो मैंने 2005 से लेके आज तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है अपने ऊपर, एज अ टीचर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, एज अ एजुकेटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो इन्वेस्टमेंट पे मैं आज जो है वो बेनिफिट्स रीप कर रहा हूँ। ये भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, राइट। जो मेरी एक्टिव इनकम है वो भी एक्चुअली जो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी उसी का रिटर्न है। और भाई किसी को धोखा दे के नहीं कमा रहे, राइट, किसी से झूठ बोल के नहीं कमा रहे, सबसे बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को या कोई भी जो मेरे साथ जुड़ता है उसको मैक्सिमम वैल्यू दे पाएँ। तो ये सब बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बेकार की बातें कि नंबर 1 कि आपका तो कॉर्पस बहुत बड़ा है और आपकी एक्टिव इनकम बहुत बड़ी है, तो यार आपको किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखे ना, जाओ करो ना, आप भी करो, मुझसे भी ज़्यादा करो, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा करो, बीट करो जाके एलॉन मस्क को, भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ तुम्हें, राइट। और इन्वेस्ट करो, फिर उस पैसे को बचा के एंजॉय भी करो, इन्वेस्ट भी करो। और दूसरा प्रोफेशन वाली बात जो मैंने आपको बोली, जो आपका प्रोफेशन है, अब आप मान लीजिए आप
किसी भी सेक्टर में, तो आप वही काम करोगे ना। मैं भाई एजुकेशन में हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, उसे फुलफिल करता हूँ, दैट्स इट। राइट, आई थिंक काफ़ी मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, मुझे बिल्कुल। सो आई थिंक लेट्स क्लोज इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी जो है वो चीज़ें समझ में आई इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। कुछ कमेंट्स के भी हमने रिप्लाई किए, राइट। एंड प्लीज़ मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब सारा पैसा कमाइए, उसको अच्छे से मैनेज कीजिए। एक चीज़ मैंने इन दिनों में देखो, मतलब अभी भी मेरी लर्निंग चल रही है। पिछले एक हफ्ते में मैं एक वर्ड के साथ मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे दिमाग में आया वो वर्ड, फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी सोचा। कभी कभी आपके सामने होती चीज़ वो दिखती नहीं है। पैसा कमाना और इन्वेस्ट करना इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम और कॉर्पस बनाना रिटायरमेंट का, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब आपको एटलीस्ट डेली जिंदगी में पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर पैसे का स्ट्रेस रहेगा ना, आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। या तो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर जाएंगे, या आप जो है हो सकता है कि भाई गलत जगह इन्वेस्ट कर जाएं, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आए, आपके इवन आपके काम पे भी उसका जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये बात आपने समझना है कि भाई आपने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी एक अच्छा गोल जो है वो बनाना है, राइट। चलिए, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।